आज हम क्लास 9th के पहले पार्ट के लेसन 1 के साइंस के इन टेक्स्ट यानी कि ब्लू क्वेश्चंस करेंगे जो आपको पेज नंबर 6 पर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 6 पे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं ना पहले पार्ट के वो। ठीक है, पहला प्रश्न है, घनत्व क्या है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये कह रहे हैं कि इकाई आयतन यानी कि मान लो आयतन क्या होता है? वॉल्यूम की, वो कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है, उस इकाई आयतन मान लो इतना सा आयतन है, एक मान लिया मैंने आयतन 1 मीटर क्यूब मान लिया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितना द्रव्यमान है यानी कि कितना मास है, उसको क्या कहेंगे? घनत्व। घनत्व का जो सूत्र है बेटा वो क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। समझ गए? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसी का दूसरा पार्ट जो आपको दे रखा है, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होगा? सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होगा? जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा। जो घनत्व है ना वो द्रव्यमान के समानुपाती है, यानी कि जिसमें ज्यादा द्रव्यमान होगा, जिसमें ज्यादा वजन होगा, ज्यादा मास होगा, उसका ही घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे वायु है, इस कमरे की पूरी वायु ले, ठीक है, और इस पूरे कमरे में जैसे लोहा रखा है तो ज्यादा वजन लोहे में होगा, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? लोहे का। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा? वायु का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? लोहे का। ये जो दे रखे हैं वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, इन सभी को देख के मुझे ये यूं बताओ किसकी अंदर घनत्व ज्यादा है और किसके अंदर कम है। जैसे इतना सा एक बॉक्स ले लिया बराबर का, मान लो इसमें 1 किलो सामान आता है, एक डब्बा ले लिया हमने घर से 1 किलो का। 1 किलो डब्बा जो लिया उसमें हम वायु भरेंगे, उसी में हम रुई भरेंगे, उसी के अंदर हम क्या भरेंगे? चिमनी का धुआं भरेंगे, उसी के अंदर चौक, और उसी के अंदर जल, और उसी डब्बे के अंदर शहद, और उसी डब्बे के अंदर लोहा भरेंगे। ठीक है, तो यानी कि सारी चीजें 1-1 किलो के डब्बे में भरी हैं। फिर तुम नाप के देखोगे सबसे कम वजन वायु में, उसके बाद फिर चिमनी के धुएं में, फिर किसमें? रुई में, फिर जल, शहद, चौक और लोहा। तुम चौक को बेटा तुम ये सोच रहे हो कि एक चौक सोच के चल रहे हो, लेकिन एक बात सोचो, चौक का बिल्कुल बारीक चूरा करके 1 किलो के डब्बे में भर दिया और एक तरफ तुमने जल ले लिया, ज्यादा वजन किस में होगा? चौक। जल में थोड़ा होगा, चौक में होगा। चौक क्या है? सॉलिड है, वो तो पूरा ठोस का भरा गया। ठीक है ना, चौक में ज्यादा बेटा, एक चौक नहीं सोचना, यूं सोचो, एक तो चौक रेत ही तो है, 1 किलो रेत और 1 किलो जल, किस में वजन ज्यादा होगा? रेत में ना। ऐसे सोचना है तुम्हें। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, ठोस, द्रव और गैस की विशेषताएं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तुम्हें क्या करना है इसमें कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस में होने वाले अंतर, इनके अंदर क्या क्या अंतर है उनको सारणीबद्ध करना। जो मैंने तुम्हें टेबल बनवाई थी, जो टेबल समझाई थी, किसके अंदर? स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गुणों की अवस्थाएं समझाते हुए मैंने जो तुम्हें टेबल बताई थी ना, वो एज इट इज इसका उत्तर है। क्या ध्यान रखना है? देखो, सबसे पहले आकार। ठोस का आकार होता है स्थिर,
ठोस यानी कि तुम क्या ये मान के चलो, एक क्यूब ले लो, वैसे खेलते हैं ना क्यूब, उसका आकार स्थिर होता है, ऐसा नहीं है वो गोल हो गया, ऐसा नहीं है वो लंबा हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। यानी कि उन जो ये गुण हैं बेटा, जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये वो हैं जो हम कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। इस पाठ में बार बार उपयोग होने वाले शब्द हैं, इनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सुनो, सबसे पहले बात करेंगे हम दृढ़ता की। यह वह गुण है जिससे कोई पदार्थ अपना आकार और आयतन बनाए रखता है। ठोस पदार्थों की दृढ़ता सबसे अधिक होती है। यानी कि इस कौन सा गुण है, इससे क्या होता है, पदार्थ में आकार और आयतन फिक्स रहता है, स्थित रहता है। नेक्स्ट है संपीड़ितता। यह गुण यह बताता है कि किसी पदार्थ को कितना दबाया जा सकता है। यानी कि ये आप, जैसे मैंने हर बार एक लोहे का टुकड़ा, एक पानी की बोतल जो कि क्यूब में ही है, और एक गैस का गुब्बारा, इन तीनों चीज़ों का उदाहरण लिया है। आप दबा के देखो किस चीज़ को ज़्यादा दबाया जा सकता है, उसको कितना दबाया जा सकता है, ये होगी बेटा उसकी संपीड़ितता। तो गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और ठोस की सबसे कम। तरलता, यह गुण पदार्थ को बहने योग्य बनाता है। गैस और तरल पदार्थ बह सकते हैं लेकिन ठोस नहीं। यानी कि फिर से वही तीनों चीज़ें लो, उनको ज़मीन पे रखो, कौन सी चीज़ ऐसी है जो बह जाएगी, तरल और गैस। अब गैस सोच रहे होगे कैसे बहेगी, आप एक कोने में अगरबत्ती जला दो, उसके धुएं को देखो वो बह रहा है या नहीं बह रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा बर्तन में गैस भरना। गैसें अपने आकार और आयतन को नहीं बनाए रखती, ये जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी पूरी तरह से भर देती हैं, यह हमें पता है। आकार, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, तरल और गैस का निश्चित आकार नहीं होता, वे बर्तन के अनुसार अपना आकार ले लेते हैं। अब बात करेंगे हम गतिज ऊर्जा की। सबसे पहले गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं। गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी बेटा वो होगी गतिज ऊर्जा, ठीक है। यह अणुओं की गति से संबंधित ऊर्जा है। गैसों में सबसे अधिक होती है, फिर तरल में, और सबसे कम ठोस में। क्योंकि आप देखोगे ठोस के जो, यदि वो दबाए नहीं जा रहे तो इसका मतलब उसके अणु क्या है, फिक्स है, स्थित है, उसके अणु एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। किसके, ठोस की। घनत्व, यह द्रव्यमान और आयतन का अनुपात है। ठोस पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, फिर तरल का, और सबसे कम किसका, गैस का घनत्व होता है। घनत्व जो होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन जितना ज़्यादा होगा घनत्व उतना कम होगा। यदि आयतन ज़्यादा है तो घनत्व कम होगा। जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, ये मैं आपको रेड पेन से दिखा रही हूँ, जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, कारण बताएं। पहला क्वेश्चन है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। जिस भी बर्तन में रखते हैं, जैसे मैंने गैस का एक गुब्बारा लिया, ठीक है, और गुब्बारे को मैंने फुला दिया। यदि मैं उस गुब्बारे को
किसी बड़े गुब्बारे के अंदर छोड़ दूंगी तो वह गैस क्या करेगी, उस गुब्बारे को भी फुला देगी, उस गुब्बारे में भी हर जगह क्या हो जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। ठीक है। कोई 2 लीटर की बोतल है, उसकी गैस को यदि मैं 4 लीटर की बोतल में डालूंगी तो वो उसमें आ जाएगी। ठीक है ना। 2 लीटर की बोतल में जितनी गैस है उसको थोड़ा सा दबा के 1.5 लीटर में डालूंगी, उसमें भी आ जाएगी, लेकिन उसमें क्या करेगी, दाब ज़्यादा बनाएगी। क्यों होता है ऐसा? गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, वे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसीलिए गैस पूरे बर्तन में फैल जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसीलिए वो पूरे बर्तन में फैल जाती है। समझ गए? हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? गैस के अणु निरंतर गतिशील रहते हैं और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, जिससे दबाव उत्पन्न होता है। यानी कि मैंने कहा कि गैस के जो अणु है ना वो निरंतर गतिशील हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। वो गतिशील के कारण, जैसे यहाँ से तुम लगातार गति कर रहे हो, सभी एक बार इस दीवार पे टक्कर मारोगे, गति में तो ऐसा ही होगा, इधर चलते जा रहे हो तो इधर टक्कर लगेगी, फिर तुम वापस मुड़ गए क्योंकि इसके टक्कर लग गई, फिर दूसरी दीवार पे। यदि आप निरंतर गति कर रहे हो बिना देखे तो ऐसा ही होगा। यही किस में होता है? गैस में होता है। तीसरा है, लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? लकड़ी के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिससे इसका निश्चित आकार और स्थिरता बनी रहती है। लकड़ी ठोस क्यों है? लकड़ी की जो मेज है, क्योंकि उसके जो अणु है उनके बीच में आकर्षण भी ज़्यादा है और वो एक दूसरे के पास पास हैं। ठीक है। जो मैंने तुम्हें टेबल करवाई थी स्टेट्स ऑफ मैटर में, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं जो मैंने करवाई थी, उसमें क्या था कि जो टेबल थी ना उसमें ये था कि किसके अणुओं में सबसे ज़्यादा आकर्षण है? ठोस में, और सबसे कम है वायु में, था ना। पूरे सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही बेटा उस टेबल पे याद आ रही, तो उसको अच्छे से याद कर लो। यदि तुम किसी चीज़ को ठोस कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? क्योंकि उसके अणुओं के बीच में आकर्षण ज़्यादा है और वो एक दूसरे के निकट निकट हैं, उनकी आकार स्थिर है। वही 4 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने तुम्हें टेबल में याद करवाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाना हमारे लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, यानी कि कराटे में दक्ष होना पड़ेगा कि हमें कराटे सीखने पड़ेंगे या लकड़ी को तोड़ने के लिए, और जबकि हवा को हम ऐसे ही काट देते हैं हाथ हिला के। ऐसा क्यों? हवा एक गैस है जिसके कणों के, मैंने तुम्हें क्या कहा था, वो टेबल, फिर से वही बात आ गई। तुम ये अगर इन्होंने पूछा है कि हवा को हम काट सकते हैं और लकड़ी को नहीं काट सकते हाथ से, क्यों? तो इसका उत्तर तुम टेबल के ही आधार पे दे दोगे। कैसे? क्योंकि लकड़ी के अणुओं के बीच में आकर्षण ज़्यादा है, एक दूसरे के निकट निकट होते हैं, इसीलिए उनके आकर्षण को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए हम लकड़ी के मेज से हाथ नहीं चला सकते। वायु के अणुओं के बीच में आकर्षण ज़्यादा कम है, जो अणु हैं एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसीलिए उसके अंदर से हाथ को चलाना आसान है। अब एक बार पढ़ के देती हूँ तुम्हें उत्तर। सामान्यतः ठोस अवस्थाओं में पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। अरे तो वो आ गया, इससे आगे बढ़ा। हवा एक गैस है जिसके कणों के बीच बहुत अधिक जगह होती है, वे स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, इसीलिए जब हम हवा में हाथ हिलाते हैं तो अणु आसानी से हट जाते हैं और हमें कोई विशेष बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत मैंने तुम्हें बताया लकड़ी में क्या होगा, अणु निकट निकट होते हैं, आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए लकड़ी को तोड़ना और उसके अणुओं को हटाना क्या है, अधिक बल की आवश्यकता है। समझ गए? अब रह गया हमारा एक क्वेश्चन लास्ट।
सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस में वजन ज़्यादा होता है, लेकिन बर्फ़ ठोस होने के बाद भी पानी के ऊपर तैरती है। यानी कि तैरती कौन सी चीज़ है जिसका वजन कम होता है? ऐसा क्यों? अब इसका उत्तर सुनो। क्योंकि ठोस अवस्थाओं में पदार्थों का घनत्व अधिक होता है, लेकिन जब बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसी कारण जब पानी जमकर बर्फ़ बनता है तो उसके अणु एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। इस संरचना के कारण बर्फ़ के अणुओं के बीच अधिक स्थान होता है, जिससे इसका घनत्व पानी से कम होता है। इसीलिए बर्फ़ क्या होगी? पानी के ऊपर तैरेगी। अब सुनो, समझो बेटा, क्या होता है जब पानी जमता है ना, पानी बर्फ़ बनता है, तो अणुओं के बीच में जो अंतर है ना, जो अणुओं के बीच में गैप है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है पानी से। और अणुओं के बीच में अंतर ज़्यादा होने से उसमें भार तो उतना ही रहेगा जितना पानी का है, लेकिन जो उसका आयतन है ना, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। और जिसका ज़्यादा आयतन होगा उसका घनत्व कम होगा। एक बात याद रखना, जिसका वजन ज़्यादा उसका घनत्व ज़्यादा, लेकिन जिसका आयतन ज़्यादा उसका घनत्व कम। ठीक है ना? ये बात तुम्हें याद रखनी है। बर्फ़ क्यों तैरती है? तुम्हें क्या जवाब दोगे? क्योंकि बर्फ़ के अणुओं के बीच में जो अंतर है, जो उनका गैप है, वो पानी के बीच में जो अणु है उनसे ज़्यादा है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के कारण बर्फ़ पानी पर तैरती है। समझ गए? ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको किसी और टॉपिक पर नोट्स चाहिए या कोई क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नेम मेंशन कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।